दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रह, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है। परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओह गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो,
तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई। बिंदिया अपने माँ बाबू के साथ अमरोहा में रहती थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिंदिया की माँ केतकी घर में सिलाई का काम करती थी। केतकी एक मशीन पर घंटों बैठकर अड़ोस पड़ोस के घर के कपड़े सिला करती थी। मोहल्ले की औरतें कुछ न कुछ केतकी से सिलवा ही लिया करती थी। केतकी जब घर का काम करने लगती तो बिंदिया भी उसका हाथ बटाने लगती। तब केतकी उसे पढ़ने के लिए बोलकर खुद ही काम करने लगती। घर का काम करके केतकी दोबारा मशीन पर बैठ जाती। कई बार केतकी आधी रात तक मशीन पर कपड़े सिलती रहती थी। गरीबी की वजह से केतकी को ज्यादा काम करना पड़ता था। केतकी के पति निरंजन को शराब पीने की आदत थी। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। केतकी जो कुछ भी सिलाई के काम से कमाती, निरंजन सारे पैसे छीन कर ले जाता। ला, इधर दे मुझे पैसे। केतकी को पता था कि पैसे देखते ही उसका पति सारे छीन लेगा, इसलिए केतकी ने एक गुल्लक बना रखी थी। गुल्लक में वो निरंजन से छुपकर रोजाना थोड़े पैसे डालती रहती थी। केतकी का नियम था कि जो भी पैसे आए उनमें से थोड़े पैसे गुल्लक में डालते रहना। एक दिन बिंदिया माँ से बोली, माँ, ये रोज आप इस गुल्लक में पैसे क्यों डालती हो? पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं ना। बिंदिया, मेरी बिटिया, सारे पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते। कुछ पैसे हमें जोड़कर बचाकर भी रखने चाहिए, जो हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं। समझी बिटिया रानी? अच्छा, ये बात है। माँ, मैं खेलने जाऊं? मेरी सहेलियां बुला रही हैं। हाँ बिटिया, पर जल्दी आ जाना। ज्यादा देर तक खेलोगी तो तुम्हारे बापू गुस्सा करेंगे। बिंदिया खेलने चली जाती है। केतकी गुल्लक में पैसे डाल देती है और गुल्लक को छुपा कर रख देती है। इतनी देर में निरंजन आ जाता है। वो शराब के नशे में होता है और केतकी से खाना मांगता है। केतकी उसे खाना देती है तो वो गुस्से में बोलता है, ये क्या बना है? दाल में न नमक है न मिर्च मसाला है। कैसा घटिया खाना बन रहा है। ले जा इसे मेरे आगे से। और तेरे पैसे अभी तक नहीं आए मेरे पास सिलाई के। निकाल जरा, मुझे पैसे दे। मुझे जरूरत है भाई। सुनो जी, वो बक्सा मत खोलो। उसके अंदर थोड़े से ही पैसे रखे हैं। घर में चावल और आटा खत्म हो गया है,
इसीलिए बचाकर रखे थे। निरंजन केतकी की एक नहीं सुनता और बक्से में रखे पैसे उठाकर केतकी को धक्का देकर घर से बाहर चला जाता है। इतनी देर में बिंदिया आ जाती है। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगती है। केतकी उसे चुप कराती है। दिन बीतने लगे। केतकी मशीन पर कपड़े सिलने का काम करती रहती थी। निरंजन की बुरी आदतें बढ़ती जा रही थीं। अब तो वो जुआ भी खेलने लगा था। अब तो वो घर का कोई भी सामान, बर्तन कुछ भी ले जाता और बेचकर उन पैसों से जुआ खेलने लगता। एक दिन, माँ, खीर खाने का बहुत मन है, आज बनाओ ना माँ। ठीक है, तू घर का ध्यान रख, मैं बाजार से थोड़े दूध और चावल लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ। केतकी बिंदिया के लिए खीर बनाने का सामान लेने बाजार चली जाती है। तभी पीछे से कुछ लोग घर आते हैं और घर का सारा सामान फेंकने लगते हैं। केतकी जैसे ही वापस आती है, वो देखकर डर जाती है। उसके हाथ से खीर का सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो शोर मचाती है कि ये क्या कर रहे हो, ये सामान क्यों फेंक रहे हो। बिंदिया भी रोने लगती है कि हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो, पर वो लोग नहीं मानते और घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ये घर तुम्हारे पति ने हमारे सेठ जी को बेच दिया है। तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर खाली करना होगा। कहीं भी जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे घर बेच दिया? आप हमारे से ऐसे घर खाली नहीं करा सकते। हम कहाँ जाएंगे? माँ, ये लोग हमारे घर का सारा सामान फेंक रहे हैं। मेरी गुड़िया को भी तोड़ दिया। माँ, जाओ आप लोग यहाँ से, ये हमारा घर है। चुप कर लड़की, अब ये घर तेरा नहीं, हमारे सेठ जी का है। चलो निकलो यहां से। केतकी और बिंदिया दोनों रात तक घर के बंद दरवाजे पर बैठी रहती हैं। केतकी बड़ी मुश्किल से बिखरा हुआ सामान समेटती है। तब तक निरंजन भी आ जाता है। वो नशे की हालत में होता है। केतकी उससे पूछती है, आपने घर बेच दिया मुझे बिना बताए? अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? आपने ये क्या कर दिया? ये घर मेरा था, मेरा, समझी? मैंने बेच दिया। तू जायदाद नहीं लाई थी अपने माँ बाप के घर से, समझी? मुझे पैसों की जरूरत थी भाई, इसलिए मैंने ये घर बेच दिया। उड़ा दिए जुए में सारे पैसे। बोल क्या करेगी तू? चला भी रोना धोना छोड़ और सामान उठा। मेरे दोस्त मोहन ने एक किराए का कमरा बताया है, आज से हम वहीं रहेंगे। चल उठा सामान। केतकी बेचारी क्या करती? बिंदिया का चेहरा देखकर वो मायूस हो गई। बिंदिया भूख से तड़प रही थी। उस दिन बिंदिया का खीर खाने का मन था, पर बेचारी केतकी उसे खीर नहीं खिला पाई। उसकी गरीबी, उसकी बदनसीबी, दोनों उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ बनकर खड़े थे। छोटी बच्ची बिंदिया की खातिर उस वक्त केतकी चुप हो गई, पर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका अपना घर, जिस घर में वो ब्याह कराई थी, वो उससे छूट चुका था। निरंजन केतकी और बिंदिया को लेकर किराए के घर में रहने आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। केतकी ने किराए के मकान में मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत लोग वहां उसे जानने लगे, वो उससे कपड़े सिलवाने लगे। अब घर खर्च और बिंदिया की पढ़ाई के साथ साथ मकान, पानी और बिजली का किराया भी केतकी को देना पड़ता था। वक्त बीतने लगा। बिंदिया भी बड़ी हो गई थी, साथ ही सुंदर और समझदार बन गई थी। पर गरीबी की वजह से बिंदिया आगे नहीं बढ़ पाई और घर पर ही माँ का हाथ बटाने लगी। केतकी की उम्र बढ़ गई थी। मशीन पर कपड़े सिलते समय उसकी नजर भी कमजोर हो गई थी। बिंदिया केतकी को ज्यादा काम करने के लिए मना करती थी, पर गरीबी में पैसों की जरूरत में केतकी अपने शरीर से ज्यादा काम लेने लगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। निरंजन सारा दिन घर नहीं आता था। केतकी बीमार रहने लगी। बिंदिया सारा दिन माँ की सेवा करती। केतकी को अब बस बिंदिया की शादी की चिंता थी कि उसके जीते जी बिंदिया की शादी हो जाए।
एक दिन अरे कांता दीदी, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ। कब से आपसे मिलने का मन था। हाँ केतकी, सोचा कि तुमसे मिलाऊं। कुछ सालों से गांव में ही थी, दोबारा अमरोहा वापस आ गई हूं। कल आई तो पता चला कि तुमने अपना मकान बेच दिया और यहाँ किराए पर रहने आ गई। कई सालों से गांव में ही थी तो तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी। क्या बात है केतकी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं कांता दीदी, वो मौसम का असर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिंदिया, बिंदिया, कांता दीदी आई हैं, उनके लिए चाय बना ला। ये तुम्हारी बेटी बिंदिया तो बहुत बड़ी हो गई, जब देखा था तब तो बहुत छोटी थी। इसकी शादी की कहीं बात की? नहीं मौसी, हम गरीब लोग हैं, इतनी आसानी से लड़का कैसे मिलेगा। बस इसी की शादी की चिंता सताती रहती है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरे जीते जी इसकी शादी हो जाए, बस मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। निरंजन का तो आपको पता है, उनकी आदतें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। तुम अगर कहो तो मेरी नजर में एक लड़का है जिसे एक सुशील समझदार लड़की चाहिए। बिंदिया दिखने में सुंदर है, उसे पसंद आ जाएगी। लड़का कपड़े की दुकान पर नौकरी करता है, कोई खाने पीने की आदत नहीं है, बस लड़की घरेलू चाहते हैं। कांता दीदी, आप बात कर लो। अगर बिंदिया का रिश्ता हो जाता है तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और मैं आराम से मर सकूंगी। माँ, तुम ये मरने की बातें मत किया करो। कांता मौसी, समझाओ माँ को, ये हर वक्त मरने की बात करती रहती है। कांता दीदी के कहने पर लड़के वाले बिंदिया को देखने आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। बिंदिया का रिश्ता पक्का होने पर केतकी बहुत खुश होती है। उसके सिर से बिंदिया की शादी की चिंता दूर होने वाली होती है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी केतकी मशीन पर कपड़े सिलना बंद नहीं करती। उसे बिंदिया की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने लगी। एक दिन मशीन चलाते हुए केतकी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर केतकी का चेकअप करता है और बिंदिया से कहता है कि ज्यादा कमजोरी और शरीर का ध्यान न रखने की वजह से केतकी को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग से धार जाती है। बिंदिया के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा ही अलग हो गया हो। वो रो रो कर माँ माँ चिल्लाने लगती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी माँ। माँ, माँ, देखो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। मैं किसके सहारे डोली में विदा होंगी माँ? माँ, वापस आ जाओ। उठो माँ, उठो। तभी कोई उसके सिर पर हाथ रखता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता निरंजन होता है। बिंदिया रोते हुए उससे कहती है, बापू, देखो माँ चली गई। इस दुनिया में माँ मुझे अकेला छोड़ गई, मुझसे रूठ गई मेरी माँ। केतकी, मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से तू इस दुनिया से चली गई। मेरी शराब और जुए की लत ने तुझे गरीबी में दिन गुजारने पर मजबूर किया। तू मेहनत करके घर चलाती रही, मैं उजाड़ता रहा। मैं आज के बाद कभी भी शराब और जुए को हाथ नहीं लगाऊंगा केतकी। बिंदिया मेरी बच्ची, तू रो मत और अपने बापू को हो सके तो माफ कर दे बिटिया, माफ कर दे। निरंजन को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। केतकी पर किए वो अपने सारे अत्याचार याद करके रोने लगता है। तभी कांता आती है। केतकी के मरने की खबर सुनकर वो बिंदिया से मिलने आई थी। वो निरंजन को बिंदिया के रिश्ते की बात बताती है कि बिंदिया की शादी केतकी का सपना था जो अधूरा न रहे। निरंजन लड़के वालों से शादी की तारीख निकलवाने को कह तो देता है, पर निरंजन सोच में डूब जाता है कि वो शादी की तैयारियां कैसे करेगा। उसने तो सब कुछ शराब और जुए में बर्बाद कर दिया था। तभी बिंदिया उसके पास आती है। उसके हाथ में माँ की वही गुल्लक होती है जो वो बचपन से माँ को संभालते हुए देख रही थी।
वो निरंजन को वो गुल्लक देकर कहती है, बापू, ये माँ की गुल्लक, ये माँ हमेशा संभाल कर रखती थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे दी और बोला कि इसे मैं रख लूं और अपनी शादी से पहले इसे तोड़ूं। गुल्लक केतकी की दी हुई? अगर तुम्हारी माँ ने बोला है तो अपने हाथों से यह गुल्लक तोड़ो बेटी। बिंदिया अपनी माँ की गुल्लक को तोड़ देती है। वो जैसे ही गुल्लक तोड़ती है, उसमें से ढेर सारे रुपए और एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, मेरी बेटी बिंदिया की शादी के लिए। ये देखकर निरंजन फूट फूट कर रो पड़ता है और बिंदिया भी ये देखकर अपनी माँ को याद करने लगती है। निरंजन गुल्लक के उन रुपयों से बिंदिया की शादी करता है और बिंदिया अपनी माँ के आशीर्वाद को लेकर अपनी ससुराल विदा हो जाती है।